ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कांग्रेस। कांग्रेस के प्रति अधिकारी वर्ग का रुख। कांग्रेस के इस नरम रुख और राजभक्त के होते हुए भी उसे सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। आरंभ में यह सरकारी रुख तटस्थता का था। इसी भावना से प्रेरित होकर लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन 1886 के प्रतिनिधियों को एक उद्यान भोज दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि यह निमंत्रण कांग्रेस के प्रतिनिधियों को नहीं अपितु कोलकाता आए हुए विशिष्ट दर्शकों को है। 1887 में मद्रास के गवर्नर ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के लिए मद्रास में सुविधा प्रदान की, परंतु 1887 के पश्चात सरकार का रुख कठोर होता चला गया। कांग्रेस ने एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसका शीर्षक था एक तमिल कांग्रेस प्रश्नोत्तर रूपी शिक्षा। इसमें दो व्यक्तियों के बीच प्रश्न उत्तर के रूप में तानाशाही राज पद्धति और अन्यत्रवासी भूमिपतियों की आलोचना करने पर कांग्रेस का सरकार से खुला विरोध हो गया। अधिकारी वर्ग ने सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद को प्रेरणा दी कि वे कांग्रेस के प्रचार का प्रतिरोध करने के लिए एक संगठित भारतीय देशभक्त मंडल का गठन करें। डफरिन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र को चुनौती दी और कहा, यह तो केवल एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है और कांग्रेस की मांगों को अज्ञात में छलांग की संज्ञा दी। 1890 में सरकारी सेवकों को कांग्रेस में सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं रही। लॉर्ड कर्जन ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और कर्जन की महत्वाकांक्षाओं में एक यह भी थी कि वह उसकी शांतिमय मृत्यु में सहायता कर सके। उदारवादी दल की नीतियों का मूल्यांकन। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में उग्रवादियों ने इस काल की उपलब्धियों की निंदा की। इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया। राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम देश की उन्नति के उस चरण पर हैं जहां हमारी उपलब्धियां थोड़ी ही होंगी और हमारी निराशाएं अधिक और कठोर। विधि का ऐसा ही विधान है कि हमें संघर्ष में यही भूमिका मिली है और जब हमने अपना कार्य संपन्न कर दिया है तो हमारा उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। पट्टाभ सीतारमैया ने कहा, हम उनको उस रुख से अधिक के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते जो उन्होंने हमारी भारतीय राजनीतिक सुधारों के मार्गदर्शक के रूप में अपनाया, जितना कि हम उस ईंट और मिट्टी को दोष दे सकते हैं जो कि एक आधुनिक भवन की नींव में 6 फुट तक गड्ढा है।
उग्रवादियों का उदय अथवा अतिवादी राजनीति 1905 से 1919। राइज ऑफ एक्सट्रीम ऑफ रेडिकल पॉलिटिक्स। 19वीं शताब्दी के अंतिम अथवा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नए और तरुण दल का उदय हुआ, जो पुरानी नीतियों के आदर्श तथा ढंगों का कड़ा आलोचक था। यह क्रुद्ध तरुण लोग चाहते थे कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज होना चाहिए, जिसे वे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से प्राप्त करें। इस दल को पुराने उदारवादी दल की तुलना में उग्रवादी कहते थे। कांग्रेस में फूट की प्रक्रिया उस समय आरंभ हुई जब लोकमान्य तिलक का समाज सुधार के प्रश्न पर उग्रवादी दल अथवा सुधारकों से झगड़ा हुआ। 1895 में तिलक और उसके सहयोगियों ने पूना सार्वजनिक सभा में रानाडे और गोखले के अधिकार को चुनौती देकर उसे समाप्त कर दिया और गोखले ने एक पृथक राजनीतिक संगठन दक्कन सभा स्थापित कर ली। तिलक ने गोखले के राष्ट्रीय राजनीति में क्षमा याचना के प्रश्न पर एक कच्चा नरकट कहकर बदनाम किया। कच्चा नरकट। वास्तव में तिलक समकालीन कांग्रेसी नेताओं से भिन्न मिट्टी के बने थे। वह सरकार की आलोचना में बहुत स्पष्ट वक्ता थे और अपने विश्वासों के लिए बलिदान करने को उद्यत थे। वह पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल यात्रा की। 1882 में उन्होंने सरकार के कोल्हापुर के महाराजा से बर्ताव पर बहुत कड़ी भाषा का प्रयोग किया और 4 माह का कारावास भोगा। 1897 में अमरावती में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक के सहयोगियों ने एक प्रस्ताव पारित करवाने का प्रयत्न किया, जिसमें तिलक की मुक्ति की मांग की थी। अगले वर्ष लखनऊ अधिवेशन में जब तिलक ने मुंबई के गवर्नर की निंदा करने का प्रस्ताव रखा तो उदारवादी दल वालों ने पारित नहीं होने दिया। अब स्पष्ट था कि उदारवादी दल वाले लोग तिलक और उसके सहयोगियों को कांग्रेस में सभी महत्वपूर्ण पदों से दूर रखना चाहते थे तथा कांग्रेस के इतिहास में यही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर नहीं दिया गया। इनको जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर नहीं दिया गया। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ से कंपटीशन के सवाल पूछे जाते हैं। धन्यवाद।